आज का हमारा टॉपिक हम मियोसिस से पढ़ रहे हैं और उसमें हमने उसके सब फेसेस पढ़े थे, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस तक। हम प्रोफेज के सब फेसेस पढ़ चुके हैं। अब हमने बाकी के फेजेस पढ़ने हैं, यानी जैसे हमने माइटोसिस में देखा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो मियोसिस में हम प्रोफेज और का डिटेल पढ़ चुके हैं टॉपिक कि प्रोफेज को कैसे मज़ीद सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है और उन सब स्टेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अब हमारा जो दोबारा से स्टार्ट हो रहा टॉपिक वो है मेटाफेज 1। इसमें वही ये मेटाफेज 1 तकरीबन माइटोसिस के मेटाफेज की तरह ही है। थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, आपने ये याद रखना है कि माइटोसिस के अंदर एक जो है सिर्फ दो दो क्रोमेटिड्स थे और वो एक दूसरे में सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं और क्योंकि इसमें क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी और इसमें क्रोमोसोम्स डाटर सेल्स के अंदर हाफ जाने हैं, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी एट द बिगनिंग ऑफ दिस फेज और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट हो जाएंगे और जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो अटैच करेंगे काइनेटोकोर को, होमोलोगस क्रोमोसोम से काइनेटोकोर को हर पोल के ऊपर, यानी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ और वहाँ से उन्होंने सेंट्रोमियर से पकड़ के हर क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचना होता है, दोनों पोल की तरफ। अरेंज बाइवेलेंट एट द इक्वेटर। अब ये देखें बाइवेलेंट का वर्ड यूज हो रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे जमा होंगे, अरेंज हो जाएंगे। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाइवेलेंट बिहेव एज अ यूनिट। और वहाँ पर यानी मियोसिस के दौरान जब मेटाफेज से चल रहा होगा तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हर क्रोमोसोम के, इंडिविजुअल क्रोमोसोम के, वो एक यूनिट के तौर पे एक्ट करेंगे। अब उसके बाद है एनाफेज। एनाफेज का मैंने आपको जैसे पहले बताया था माइटोसिस में कि एनाफेज का मतलब है क्रोमोसोम से एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, यानी दो डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव कर जाना। यहाँ पर भी यही होगा कि काइनेटोकोर फाइबर जो अरेंज हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्पिंडल फाइबर जो है वो इलोंगेट हो जाएंगे पोल्स के पास, विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। और वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को और हर इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगे, उनको पोल की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर ये बात याद रखना जरूरी है, नोट करना जरूरी है कि माइटोसिस के एनाफेज की निस्बत यहाँ पर उलट हो रहा है। मतलब थोड़ा सा चेंज ये आ रहा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर सेपरेट हो गए थे सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे। दिस इज एक्चुअली रिडक्शन फेज बिकॉज ईच पोल इज रिसीव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह क्या है कि सिस्टम क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती क्योंकि ये रिडक्शन फेज है। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी एक तरफ जानी है और आधी एक तरफ जानी है, यानी अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, तो 23 एक पोल की तरफ जाएंगे, 23 दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद है लास्ट फेज जिसे हम टेलोफेज कहते हैं और ये टेलोफेज 1 है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर रीऑर्गेनाइज हो जाएगी दोबारा से और उसमें हर सेट के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे 2 पोल्स पे, यानी दोनों पोल्स पे एक एक सेट होगा क्रोमोसोम्स का। न्यूक्लियोलाई भी रीअपेयर हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियोलाई होंगे हर साइड पे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दोनों पोल्स पर। लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स थस टर्मिनेटिंग द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। यानी टेलोफेज का में जो है वो इख्तिताम हो रहा है हर चीज़ का। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो गई है, न्यूक्लियोलाई भी रीअपेयर हो गए हैं और हर पोल के पास एक जो है वो एक न्यूक्लियाई आ गया, अपनी टोटल 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, each with half number of chromosomes are formed. Later on, cytoplasm divides, thus terminating the first meiotic division. It is also to be noticed that chromosomes may discondense during this stage. और ये भी नोट करना जरूरी है कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर दोबारा से डिकंडेंस हो सकते हैं, यानी दोबारा से अपने क्रोमेटिन मटीरियल की फॉर्म में चले जाएंगे। अब है मियोसिस 2। हमने पढ़ा था ना कि मियोसिस 2 बार होती है, एक को हम मियोसिस 1 कहते हैं और एक को मियोसिस 2 कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि मियोसिस 1 जो है वो डिफरेंट होती है माइटोसिस से, जबकि मियोसिस 2 जो होती है वो तकरीबन सेम माइटोसिस की तरह की होती है।
तो यहाँ बताया हुआ है कि जब टेलोफेज 1 कंप्लीट होता है तो जो दो डॉटर सेल्स हैं उनमें स्मॉल इंटरफेज से वो गुजरते हैं, यानी डिवीजन कंप्लीट होने के बाद उनके दरमियान एक इंटरफेज का मरहला आता है। लेकिन इस इंटरफेस के अंदर माइटोसिस के अगेंस्ट यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होती क्रोमोसोम में, यानी माइटोसिस के अंदर तो क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती थी इंटरफेस के दौरान, लेकिन यहाँ नहीं होगी। प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 आर जस्ट लाइक द रिस्पेक्टिव phases of mitosis during which the chromosomes condense, mitotic apparatus forms, chromosomes arrange at the equator, individual sister chromatids move apart, and ultimately four nuclei at the respective poles of two daughter cells formed after meiosis 1 are formed. साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे क्या उन्हें बताया जा रहा है कि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, और इसमें इसके जो फेजेज होंगे उसको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कहेंगे। और ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे माइटोसिस के अंदर होती हैं, यानी इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, माइटोटिक अपरेटस अपीयर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, अब ये याद रखना है कि पिछला अभी हमने जो मेटाफेज 1 पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब मियोसिस 2 आएगी तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और फोर न्यूक्लियाई जो हैं वो रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे टू डॉटर सेल्स के, जो कि पहले मियोसिस 1 में बन चुके हैं। और साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। उसके बाद यानी न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ये याद रखना है। 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जब मियोसिस 2 होगी, विद हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होगी। तो ये मियोसिस कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब हमने आगे पढ़ना है कि मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमने माइटोसिस के एंड पे माइटोसिस की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, उसकी अफादियत पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था कि जो जितने भी हम रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, डिफरेंट जितनी भी हमने डिफरेंट टाइप की पढ़ी थी उसकी इम्पोर्टेंस और चीज़ें देखी थी, वो सब माइटोसिस के अंदर थी। यानी कि जनरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी, कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर इंफॉर्मेशन, यानी आइडेंटिकल ट्विंस का बनना या आइडेंटिकल सेल्स का बनना, डेवलप होना, वो सब किसकी वजह से था? माइटोसिस की वजह से था। यहाँ पर अब हम मियोसिस का पढ़ेंगे कि मियोसिस के अंदर क्या खसूसियात हैं, और ये जिन जानदारों में पाई जाती है उसका उनको क्या फ़ायदा होता है। Crossing over and random assortment of chromosomes are two significant happenings of meiosis। यानी आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं मियोसिस में कि उसमें क्रॉसिंग ओवर एक बहुत बड़ा फिनोमिना होता है, इम्पोर्टेंट फिनोमिना है क्रॉसिंग ओवर। दूसरा था रैंडम असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। रैंडम असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये है कि क्रोमोसोम आज़ादाना तौर पर अपनी मर्जी से दोनों पोल्स में से किसी की तरफ भी जा सकती हैं। तो ये दो मेजर इवेंट्स जो मियोसिस के अंदर हो रही हैं वो सिग्निफिकेंट वाक़यात हैं जो मियोसिस में होती हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान पेरेंटल क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को भी एक्सचेंज करते हैं, जिसके नतीजे में लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन होती हैं, यानी सेम अपने पेरेंट्स जैसी खसूसियात उन बच्चों में नहीं होगी जिनके पास ये मियोसिस की मदद से ये क्रोमोसोम्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से चेंज हुई है, मिक्सअप हुई है। तो जो नए आने वाले जानदार होंगे, डॉटर सेल्स होंगे, उनके पास बहुत नई टाइप की खूबियाँ होंगी। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग एनाफेज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज रैंडम। दूसरी बात वही कह रहे हैं कि एनाफेज के दौरान जब क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वो सेपरेशन रैंडमली होती है, विच गिव्स वेरी वाइड रेंज ऑफ वेराइटी। अब जब ये रैंडम सेपरेशन होती है क्रोमोसोम की, तो ये बहुत वाइड रेंज देती है गैमेट्स की, यानी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं। सब में एक जैसी खसूसियात नहीं होती, एक जैसे क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि रैंडमली क्रोमोसोम्स आते हैं इनके अंदर। बोथ दीज फिनोमिना काज वेरिएशंस, और ये दोनों टाइप की वेरिएशंस कौन कौन सी? एक तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना हो रहा है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स रैंडमली क्या हो रहे हैं, एक दूसरे डिफरेंट गैमेट्स में जा रहे हैं। इन दोनों फिनोमिना की वजह से बहुत सी वेरिएशंस आती हैं और मॉडिफिकेशंस आती हैं जीनोम के अंदर। जीनोम किसे कहते हैं? हमारी जो टोटल जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं, टोटल जीनियाती मादा, उसको हम जीनोम कहते हैं। These variations are not only the basis of evolution but also make every individual specific
particular and unique in his characteristic. अब बता रहे हैं कि ये जो तमाम चेंजेस आती हैं मियोसिस के अंदर, इसकी वजह से न सिर्फ ये कि वेरिएशंस आती हैं, और ये वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन का बाइस है। इर्तका का आपने नाम सुना होगा कि आपने देखा कि हम कैसे एनिमल्स ने अपने आप को डिफरेंट माहौल के अंदर रहना सीखा है, और उन्होंने अपनी नई नई अडेप्टेशन की हैं, गर्म माहौल में रहना, सर्द माहौल में रहना। फिर परिंदों ने अपने फैदर्स अडॉप्ट किए हैं, मेमल्स ने अपने अंदर नई फैट लेयर अपने अंदर अडॉप्ट की है, और फर उन्होंने डेवलप किए हैं। तो ये सारी जो चेंजेस आ रही हैं वो एवोल्यूशन की वजह से आ रही हैं। और इस एवोल्यूशन की वजह से एक ये भी होता है कि हर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है स्पेसिफिक, उसके पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर और यूनिक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इवन द प्रोजेनी ऑफ अ वेरी सेम पेरेंट्स, प्रोजेनी जो है वो बच्चों को कहते हैं, औलाद को कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इवन सेम पेरेंट्स के जो औलाद हैं यानी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते, बल्कि उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, पहचाने जा सकती हैं, वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखती हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती। जैसे आप अपने भाई और बहनों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और आपके गेस्चर्स हैं, आपके बात करने का अंदाज है, आपके हेयर स्टाइल या आपके नाखून, वो सब आपके सेम टू सेम अपने आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, बल्कि चेंज होंगे। Meiosis usually takes place at the time of sexual formation, cell gamete formation। क्या बता रहे हैं कि मियोसिस होती किस वक्त है, टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि मियोसिस गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान होती है, जब गैमेट्स बन रहे होते हैं उस वक्त, या स्पोर की जब फॉर्मेशन हो रही होती है प्लांट्स में। अब यहाँ पे स्पोर की बात की गई है क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्पोर बनते हैं, गैमेट्स नहीं बनते। Thus having the number of chromosome in each which is restored after fertilization and maintains chromosome number कांस्टेंट। तो ठीक है, मियोसिस का एक फायदा ये भी है कि ये क्रोमोसोम्स की तादाद को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हैड मियोसिस नॉट बीन द प्रोसेस, यहाँ पर आगे सवाल पूछा जा रहा है कि मियोसिस का जो प्रोसेस है, द क्रोमोसोम्स मे हैव बीन डबल्ड आफ्टर एवरी जनरेशन। कह रहे हैं कि अगर मियोसिस का प्रोसेस ना होता तो क्रोमोसोम्स हर जनरेशन के अंदर डबल हो जाते। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंस, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके क्या नतज होते कि हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती जाती, डबल होती जाती। या जैसे अभी आप देखते हैं कि हम जो यूनिवर्सली कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। लेकिन अगर ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस ना होता तो हर जनरेशन के अंदर जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती तो उसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती, यानी 46 से डबल हो जाती। तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते। डेफिनेटली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे आप न्यूट्रिशन में आप पढ़ के आए हैं कि एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाए या एक क्रोमोसोम भी कम रह जाए किसी चीज़ के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके वर्स्ट रिजल्ट्स होते हैं। वो सही से काम नहीं कर पाता, एबनॉर्मल होता है, उसका माइंड एबनॉर्मल हो जाता है, या उसका फेस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने हमें तमाम खूबियों के साथ पैदा किया है, हमें एक दूसरे से सेपरेट रखा है, हमारा अपना एक जो है पहचान है, हमारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर आप के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, और आप बिल्कुल सही सलामत हैं और आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, तो आपको इस तरह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। कल हम फिर मियोटिक एरर्स पढ़ेंगे कि मियोसिस के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी।